क्या आप जानते हैं कि आपका जिगर यानी आपके जिस्म का सबसे ज़्यादा अहम कीमियाई फैक्टर है। ये आपके दिन के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन एक गलत आदत, मामूली इन्फेक्शन या शराब का मामूली इस्तेमाल इसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है और आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिरोसिस जिगर के अंदर कैसे बनती है और इसकी ख़तरनाक पेचीदगियाँ क्या हैं, और सबसे अहम, आप अपने जिगर को कैसे महफूज रख सकते हैं। ये वीडियो आपके जिगर की हिफाजत के लिए है, ज़िंदगी बदल देने वाली मालूमात हैं, तो आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी, आई एम कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, शेख ज़ायद हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ ज़ैदी ऑफिशियल्स। ये 5 गलतियां आपके जिगर को कैसे तबाह कर सकती हैं और इनसे कैसे बचना है, आइए हम इस पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जिगर की सिरोसिस के ऊपर। जिगर की सिरोसिस क्यों होती है और उसकी क्या वजूहात हैं। हमें अपनी कौन कौन सी आदत हैं जिनको हम चेंज करके जिगर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जिगर को हम बचा सकते हैं। हमारा जिगर सारे दिन में बेतहाशा जो फंक्शंस हैं वो सरअंजाम देता है, जिसमें तमाम मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस हैं, जिसके अंदर जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है, फैट की मेटाबॉलिज्म है, तमाम जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसमें जिगर के जो खून के अंदर तेज़ाबी मादे बन रहे हैं, जो खून के अंदर जहरीले मादे बन रहे हैं, जो खुराक के ज़रिए जहरीले मादे हमारे जिस्म के अंदर जा रहे हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। और वो जो खून, ताज़ा खून, क्लियर खून, डिटॉक्सिफाइड खून है, वो जिगर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पहुँचता है। अब हम बात करेंगे कि वो 5 तरीके कौन से हैं जिनकी वजह से हम अपने जिगर को ख़राब कर रहे हैं और जिगर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सिरोसिस का शिकार हो जाता है और जिगर सिकुड़ जाता है। सबसे पहला जो उसमें वजूहात हैं, उसमें वायरल हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी और सी के साथ में जिगर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का शिकार रहता है, और अगर ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में तब्दील हो जाए, यानी मुसलसल हल्की 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 सोजिश चलती रहे, तो आगे चल के जिगर बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर ये एक दफ़ा हो जाए तो इसके साथ में आपको सारी ज़िंदगी इलाज कराना पड़ सकता है। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ ईज़ल के मुताबिक कम से कम 3 साल दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जबकि AASLD अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ के मुताबिक आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। लेटेस्ट जो अपडेट हेपेटाइटिस बी के हवाले से है WHO की, उसके मुताबिक आपको, चाहे आपका DNA पॉजिटिव हो या आप DNA कराने के पैसे ना हों, तब भी आपको हेपेटाइटिस बी के लिए सारी ज़िंदगी दवाई खा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो जिगर के अंदर मुस्तकिल सोजिश कर सकता है और जाके जिगर को सिकुड़ सकता है और जिगर के कैंसर का बाइस बन सकता है। एक छोटी सी वैक्सीन जिसको हम एंजरिक्स बी कहते हैं या एमवेक्स बी कहते हैं, वो पाकिस्तान में आम अवेलेबल है और उसके साथ आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा है वायरल हेपेटाइटिस सी। वायरल हेपेटाइटिस सी जो है उसके साथ में भी हम बड़े आराम से बचा जा सकता है, ख़ास तौर पे अपना कंघी, टूथब्रश, तौलिया, अपने ज़ाती अशिया के सामान, और ख़ास तौर पे जब आप जाते हैं आपके पार्लर्स के अंदर, जो आपके नाई हजरात हैं उनके पास जब आप जा रहे होते हैं, तो उसके साथ में आप अपना जो रेज़र जो है ये अलग रखें, अपना कंघी और जो कैंचियाँ हैं वो अलग रखें, उसके साथ में आप बच सकते हैं। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के साथ में जिगर आगे चल के सिकुड़ सकता है और वो सिरोसिस का शिकार हो सकता है। फिर उससे बड़ी वजह, आजकल जो तीसरी बड़ी वजह जिगर के सिकुड़ने की है, वो है फैटी लिवर डिजीज़, मेटाबॉलिक स्टीनोसिस ऑफ लिवर। उसके साथ में जिगर जो है वो आगे चल के सिकुड़ने का शिकार हो सकता है और वो आहिस्ता 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 जो स्लो इन्फ्लेमेशन चलती रहती है, उसके साथ में आगे चल के जिगर सिकुड़ सकता है। फिर दूसरी कुछ वजूहात और भी हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, या आपकी कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसके अंदर जिगर के अंदर अकोमुलेशन ऑफ फ्यू मेटल्स हो सकती है, लाइक आयरन की अकोमुलेशन, आयरन जमा होना शुरू हो जाए, या जिगर के अंदर कॉपर पैदाइशी मर्ज, एक विल्सन्स डिजीज़ होता है जिसके साथ में जिगर के अंदर कॉपर की अकोमुलेशन होनी शुरू हो जाए, तो उसके साथ में भी आगे चल के जिगर सिकुड़ जाता है। अब बात करते हैं कि हम अगर जिगर की सिरोसिस जो है वो हम किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जो अवामिल हैं, जिनके साथ अगर हम
इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखें तो हम बड़े आराम से इससे बचा जा सकता है। मसलन हम शराब अगर बहुत ज़्यादा कोई बंदा पी रहा है तो उसको चाहिए कि वो शराब के ऊपर कंट्रोल रखे, क्योंकि अगर मर्दों के अंदर 3 से 6 पैग रोज़ाना अगले 10 साल तक अगर बंदा कोई पी रहा है, और औरतों के अंदर 3 से 1.5 पैग रोज़ाना अगर औरत पी रही है, तो उसके साथ में उसको जिगर की सिरोसिस हो सकती है, जिगर का सिकुड़ने की वजह बन सकती है। तो आपको अगर वाकईन आप अल्कोहलिक हैं, अव्वल तो अल्कोहल हमारे मज़हब के हिसाब से हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक और उनके अहकामात के मुताबिक हमें पे हराम कर दी गई है। लेकिन इवन देन अगर आप पी रहे हैं तो यू नीड टू बी कंट्रोलिंग योर हैबिट्स ऑफ टेकिंग अल्कोहल, यू नीड टू टेक इट इन ए वेरी लो क्वांटिटी, क्योंकि शराब किसी भी मिकदार में बहुत ज़्यादा जिगर के लिए और आपके जिस्म के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब बात करेंगे कि जिगर की वजह से अगर जिगर सिरोसिस का शिकार हो जाए तो क्या स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज है वो है कंपनसेटेड लिवर डिजीज़, दूसरी जो स्टेज है वो है डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़। जब पहली स्टेज है उसमें कंपनसेटेड लिवर डिजीज़, जिसमें जिगर सिकुड़ चुका होता है लेकिन वो अपने अंजाम जो रोज़ाना के अंजाम काम हैं वो सही अंजाम दे रहा होता है, उसके अंदर एल्बुमिन सही बन रही होती है, INR खून पतला नहीं होता वो भी सही बन रहा होता है, खून की उल्टी आने के चांसेस कम होते हैं, पोर्टल वेन के जो साइज़ है वो सही रहता है, तिल्ली बड़ी भी नहीं होती या थोड़ी सी बड़ी होती है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, या पेट के अंदर पानी जमा नहीं होता। जो डीकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस है जिसके अंदर जिगर सिकुड़ रहा होता है और वो डीकम्पनसेट हो जाती है। अक्सर ये होता है कि कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस जब जिगर सही हालत में है, सिकुड़ गया है लेकिन वो कमज़ोर हालत में है, अगर उसके ऊपर हेपेटाइटिस D हो जाए या पानी से फैलने वाला यरकान हो जाए, या उसके ऊपर आपने कोई ऐसी दवाई का इस्तेमाल कर लिया लाइक हकीम मेडिकेशन या होम्योपैथिक मेडिकेशंस, और वो दवाई आपके जिगर को अचानक तेज़ी के साथ नुकसान पहुंचा गई, या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसके साथ में आपका जिगर अचानक बैठ सकता है। अब अगर जिगर डीकम्पनसेट हो गया तो फिर क्या होगा। जिगर अगर डीकम्पनसेट हो गया नाजरीन, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होगी कि पेट के अंदर पानी पड़ जाएगा, पहली निशानी। दूसरी, खून की उल्टी आ सकती है। तीसरे, मरीज़ को बेहोशी हो सकती है। चौथा, मरीज़ का जो है वो खून के पतला होने की वजह से दांतों से खून आ सकता है, नक्सीर फूट सकती है, या काला पखाना आ सकता है, या उल्टी में खून आ सकता है। और जिस्म के ऊपर जो आपके ब्रूजेस हैं, जो आपके नील पड़ना शुरू हो सकते हैं, ये आपको हो सकते हैं। पैरों के अंदर सूजन हो सकती है और आंखों के ऊपर सूजन हो सकती है। याददाश्त की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बार बार भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, या नींद का दौरानिया आपका चेंज हो सकता है। अगर यही मर्ज, फिर हम डीकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस को आगे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसके अंदर चाहे क्लास A है, B एंड C है। तो इसके अंदर फिर मोर्टेलिटी ज़्यादा है, और अगर जिगर सिरोसिस हो जाए तो हम आगे जाके जिगर की कमज़ोरी की वजह से आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से जो जिगर का मरीज़ है वो सिरोसिस से बचा जा सकता है। तो 5 इस तरह की तरीके हैं जिसमें हेपेटाइटिस B से आपने बचना है, C से आपने बचना है। हाँ, यहाँ पे एक बात बताते चलें कि हेपेटाइटिस C जो है वो आपको बाज़ औक़ात बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपको है या नहीं है। अक्सर जो मरीज़ हैं वो उनको अचानक ही पता चलता है, और बाज़ औक़ात इतनी लेट हो चुकी होती है। अभी पिछले दिनों मेरे क्लिनिक पे मरीज़ आया जिसको हेपेटाइटिस C था, और उस बेचारे को जब पीलिया हो गया, पेट में पानी पड़ गया, बेहोशी के दौरे पड़ना शुरू हो गया, और जिगर के अंदर कैंसर लास्ट स्टेज पे पता चला, कि तब उसको पता चला कि उसको हेपेटाइटिस C है। तो जिगर का जो मर्ज़ है वो इतने उसके अंदर रिजर्व्स होते हैं कि वो बहुत आखिरी वक्त तक आपको बताता नहीं है कि मुझे इस तरह चल रहा है। तो आपको हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर, और दुनिया में जितने भी जिगर के माहिरीन हैं वो ये कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ कन्फ्रंट करें। अगर आपको थोड़ा भी शक है कि जिस्म में दर्द है, थकावट महसूस हो रही है, जिस्म पे सफ़ेद धब्बे पड़ रहे हैं, या कोई आपको नील पड़ रहे हैं जिस्म पे, तो आप अपना हेपेटाइटिस B C का टेस्ट ज़रूर करवा लें। और अगर आपको हेपेटाइटिस B या C निकल आता है तो उसका फौरी तौर पे इलाज शुरू करें, ताकि आपका जिगर ख़राब होने से पहले हेपेटाइटिस B और C का इलाज हो सके। दूसरा, अगर आप शराब नोशी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको कम से कम करें और उसको बंद कर दें, ताकि आपका जिगर को मुस्तकिल नुकसान ना पहुँचे। तीसरा, अगर कोई मौरूज़ी मर्ज़ है जिसकी वजह से कॉपर या आयरन की मेटाबॉलिज्म की वजह से उसकी डेपोजिशन आपके जिगर के अंदर ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए ख़ास इलाज है, वो अपने माहिर से आप ज़रूर रब्ता करें।
अब बात करते हैं कि जिगर के मरीज़ किस तरीके से अपनी खुराक को अमेंड करके, अपनी खुराक के हवाले से तब्दीलियां करके आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ट्रांसप्लांट को अपने से दूर रख सकते हैं। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सूजन हो रही है, पेट में पानी पड़ रहा है, तो इसकी वजह यह है कि आपके जिस्म में एल्बुमिन नहीं बन रही। अगर एल्बुमिन आपके जिस्म में नहीं बन रही और सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा हो रहा है, नमक आप ज़्यादा ले रहे हैं या सोडा ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपके पैर सूजना शुरू हो जाएंगे, पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे मरीजों को हम बताते होते हैं कि आपने 2 अंडे की सफ़ेदी, चिकन की बोटी या दाल की प्लेट, आज अंडा ले लें, कल चिकन की बोटी ले लें, परसों दाल की प्लेट ले लें। तमाम फल, तमाम सब्जियां आप मुस्तकिल खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन नमक का इस्तेमाल आपने 80 मिलीमोल या 2 ग्राम से कम करना है। अगर आप 80 मिलीमोल या 2 ग्राम से कम नमक इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। जितना अब कितना ये है, ये 80 मिलीमोल या 2 ग्राम, ये आपका एक जो चाय का चम्मच है उतना ही नमक है जो सारे दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप रोटी के अंदर जो नमक डला हुआ है, जो आपके खुराक के अंदर जो हंडिया में नमक डला हुआ है, वो आप खा सकते हैं। अक्सर जो डॉक्टर हजरात भी नमक बंद कर देते हैं मरीज़ का, तो वो भी गलत होता है, क्योंकि अगर आप नमक बिल्कुल बंद कर देंगे मरीज़ का, तो मरीज़ को ग़िज़ा खाते हुए वो प्लेटेबल नहीं होगी, वो उसको मज़ा नहीं आएगा, वो खुराक वैसे ही डेफिशिएंसी का शिकार होता है, तो वो अपनी खुराक को छोड़ जाएगा और कमज़ोरी का शिकार होना शुरू हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि आपने अंडे की सफ़ेदी खाएं और नमक कम करें। फिर आप कुछ, अगर वाकईन आपको पानी के अंदर पानी ज़्यादा जमा हो गया, तो हम डॉक्टर हजरात कुछ पेशाब और दवाइयाँ जिसमें स्पाइनोलेक्टोन या फुरोसेमाइड वगैरह होती है, वो कुछ मिकदार में आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। फिर अगर आपको कोई खून की उल्टी आ गई है या आपको पॉटी काले रंग की आना शुरू हो गई है, तो जिगर के मरीज़ों में हम एंडोस्कोपी करके और वेरिसील ब्लीडिंग को देखते हुए वहाँ पे या तो बैंड लगा देते हैं, जिसको हम बैंडिंग लाइगेशन कहते हैं एंडोस्कोपिकली, या मैदे के अंदर हिस्टोएक्रिल का एक इंजेक्शन लगा के, एक एल्फी होता है जो अंदर मैदे के अंदर इंजेक्शन के तौर पे लगता है, जिसके साथ में ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। या आर्गन प्लाज्मा कोआगुलेशन हो, अगर जिसमें हम एपीसी के थ्रू करके, लेज़र के थ्रू मैदे की जिल्द को थोड़ा सा डिम कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिसके साथ में अगर सीपेज ऑफ ब्लड हो रहा हो तो वो भी बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर मरीज़ बेहोशी की तरफ जा रहा है और बेहोशी की अलामात उसके अंदर ज़्यादा आ रही हैं, तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने उसमें सबसे पहले जो हल्की सी आपको माइनर सी अलामात नज़र आएंगी, वो होगी कि सोने और जागने की जो अलामात हैं, वो उसमें जो है ना टाइमिंग्स में फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। मरीज़ सारा दिन सोया रहेगा, सारी रात जागता रहेगा, या वो थोड़ी छोटी सी बातें भूलना शुरू हो जाएगा, या उसके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, फ्लैपिंग ट्रेमर्स जिसे हमें कहते हैं, वो होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे मरीज़ को 2 चीज़ों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए ऐसे मरीज़ को, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो अमोनिया लेवल ज़्यादा बनता है, दिमाग सूज जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के रोकने के लिए आप ड्यूफलैक या आपके लेक्सेटिव्स, लैक्टुलोज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 से 2 पखाने ज़रूर आने चाहिए ऐसे मरीज़ को, और जिगर की अंतड़ियों की सफाई होती रहे और गैस ना बने, जिसकी वजह से मरीज़ को बेहोशी ना हो। जिगर के मरीज़ अगर लिवर सिरोसिस का मरीज़ हो और वो उसका कोई भी डॉक्टर इलाज कर रहा हो, तो हम ज़रूर ये रिकमेंड करते हैं कि आप हर 3 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं जिगर के कैंसर के लिए, कि उसमें कोई कैंसर तो नहीं बन रहा, और अपनी खुराक का ज़रूर इस्तेमाल करें, और जो दवाइयाँ आपको अद्वियात दी जाती हैं वो ज़रूर अपनी मुस्तकिल इस्तेमाल करें, और टाइम ब टाइम जो भी डॉक्टर आपका कहता है उसके मुताबिक आप एंडोस्कोपी ज़रूर करें। यहाँ पे एक और बात बताते चलें कि जिगर के जो इतने मरीज़ हैं जिनको हेपेटाइटिस बी सी का मसला है, वो अपना कंघी, टूथब्रश, तौलिया, अपना ज़ाती अशिया, नेल कटर, ख़ास तौर पे नेल कटर, हम पूरा घर एक ही नेल कटर से नाखून काट रहा होता है, तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि वो आप जिगर के मरीज़ का अलग रखें, ताकि जिगर की सिकुड़ने की जो वजह है सिरोसिस को, उससे आपको अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपसे ये दूसरे लोगों तक भी मालूमात पहुंच सके और दूसरे लोगों का भी भला हो सके। अस्सलाम वालेकुम।